Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss very interesting topic function. फंक्शन में क्या पढ़ना है? ग्राफ ऑफ फंक्शन पढ़ना है, मीन्स ग्राफ ऑफ रियल फंक्शन। इसके पहले वाले वीडियो में फंक्शन को डिफाइन किए, उसके डोमेन रेंज की बातें किए, बहुत सारी बातें हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे। बट आज का जो वीडियो है हम तो ये कहेंगे कि पहले वाले वीडियो से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है, जिसका नाम है ग्राफ ऑफ रियल फंक्शन। मीन्स यहाँ पे हम लोग को डिस्कस करना है कि जो कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं उसके ग्राफ कैसे होते हैं। कुछ तो ग्राफ हमको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ग्राफ के बारे में जानते हैं तो ग्राफ का यूज करके हम डोमेन और रेंज हम बहुत सिंपल तरीके से विद इन सेकेंड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ग्राफ के बारे में कुछ आइडिया हो तब। तो आज के वीडियो में हमको ग्राफ के बारे में आइडिया देना है, ठीक है। अब कोई भी ग्राफ हो तो ग्राफ को देख करके सिर्फ हम पहचान सकते हैं कि ये फंक्शन है कि रिलेशन है। अगर कोई ग्राफ दिया गया हो तो उस ग्राफ को कैसे हम देख करके पहचानेंगे कि ये ग्राफ है जो रिलेशन का है या फंक्शन का है। तो चलिए मीन्स वो ग्राफ यहाँ पे चलिए आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं। तो टॉपिक है ग्राफ ऑफ रियल फंक्शन। तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है? वर्टिकल लाइन टेस्ट जो एक्चुअल में हम लोग फंक्शन का टेस्ट करते हैं कि कोई ग्राफ अगर दिया गया हो, ठीक है, कोई कर्व दिया गया हो तो वो कर्व फंक्शन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कैसे हम टेस्ट करते हैं? वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। यहाँ पे देखें, जैसे मान लें हम एक ग्राफ हम बनाते हैं, ज़रा ध्यान देंगे। एक ग्राफ हम बना लेते हैं, सपोज कर लें यहाँ पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन। हम किसके बारे में डिस्कस करें? वर्टिकल लाइन टेस्ट होता क्या है, ठीक है। तो एक हम कर्व ऐसे ड्रॉ कर लिए, ध्यान देंगे, एक हम कर्व ऐसे ड्रॉ कर लिए, कौन सा है? y = fx। एक कर्व हम ड्रॉ किए हैं। हमको चेक करना है कि यह जो fx है या y = fx ये जो ग्राफ है वो किसी फंक्शन का है कि किसका है, ये फंक्शन है कि नहीं। तो क्या करते हैं कि हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, उसी को बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलते हैं। तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, ध्यान देंगे x एक्सिस पे भी रोल है। x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे तो क्या मिलता है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं तो क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस यही कर रहे हैं कि अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस मीन्स लाइन मीन्स वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। तो चलिए इस पे वर्टिकल लाइन हम ड्रा करते हैं, ठीक है। वर्टिकल लाइन ड्रा कर दिए, कहीं भी वर्टिकल लाइन हम ड्रा कर सकते हैं। तो देखें, अगर इस पर हम वर्टिकल लाइन ड्रा किए, सभी लोग सोच रहे हैं कि एक ही ड्रा किए, जितना मन करे इस पर वर्टिकल लाइन हम ड्रा कर सकते हैं। तो अगर वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, वह वर्टिकल लाइन कर्व को सिर्फ और सिर्फ यूनिक पॉइंट पे कट करे। किस पे कट करे? यूनिक पॉइंट पे। तो देखें यहाँ पे वह जो वर्टिकल लाइन है, इस कर्व को जो भी ग्राफ है इसको हम यूनिक पॉइंट पे यहीं पे कट कर रहा है, एक यूनिक पॉइंट पे। तो किस पे कट करे ये? तो एक यूनिक पॉइंट पे कट करता है, समझेंगे। यहाँ पे एक यूनिक पॉइंट पे अगर कट करता है, ध्यान देंगे क्या बोल रहे हैं? यूनिक पॉइंट, ओनली वन पॉइंट। तो यह जो ये क्या शो करेगा इस केस में? y = fx क्या शो करेगा? फंक्शन शो करेगा। इस केस में ये क्या हो जाएगा? ये फंक्शन शो करेगा। ज़रूर ध्यान देना है। अगर ये वर्टिकल लाइन कर्व को एक यूनिक पॉइंट पे कट करता है तो हमेशा क्या शो करता है? फंक्शन शो करता है, ठीक है। तो फंक्शन के लिए क्या होगा? वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ यूनिकली। वर्टिकल पॉइंट यहाँ पे फंक्शन के लिए क्या होगा कि वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ यूनिकली। अगर यूनिक पॉइंट पे कट करता है तो क्या होगा? फंक्शन होगा। तो यहाँ से क्या सीखे? अभी जो सीखे यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। एक ग्राफ और देखते हैं। ये तो मान लीजिए मेरा फर्स्ट ग्राफ है। सेकेंड यहाँ पे एक और देखते हैं, ज़रा समझेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस लाइक दिस। इस तरीके से ग्राफ हम बना लिए, इस तरीके से बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, y = fx। एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दिए ना यहाँ पे। तो वर्टिकल लाइन ड्रा किए तो
देखें ध्यान से कि यह जो वर्टिकल लाइन है इस कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। 2 पॉइंट पे कट किया यहाँ पे, समझेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो जब वर्टिकल लाइन किसी भी कर्व को यूनिकली कट नहीं करता हो, मीन्स मोर देन 1 पॉइंट पे अगर कट करता हो, तब वो फंक्शन नहीं होगा, तब वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे यूनिक पॉइंट पे कट नहीं किया, 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, मान लें कि इस पॉइंट का नाम हम कह दे रहे हैं कि P1 पे कट किया और इसका नाम कह दिए कि ये P2 पे कट किया, तो हम कह दिए कि नॉट फंक्शन। ठीक है, ए नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। तो क्वेश्चन अराइज होगा कि वाई, क्यों ये फंक्शन नहीं होगा। भाई जानना जरूरी है ना कि हम क्वेश्चन अराइज कर दे कि वाई, क्यों नहीं ये फंक्शन होगा। हम अगर कहने कि नहीं रट लो इसको, अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को अगर 1 पॉइंट पे कट करता है तो फंक्शन होगा, अगर 1 से अधिक पे कट करता है तो फंक्शन नहीं होगा। तो कोई अगर कोई हमसे पूछ भी सकता है कि वाई, गिव द रीजन, ये क्या रीजन है, तब तो रीजन को हम समझते हैं, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि चीज़ों को याद नहीं करना, एकदम खोल के रख देना है, इसको इसके अंदर तक जाना है, उसमें से निचोड़ना है। ठीक है, जैसे नींबू होता है, निचोड़ करके रस निकाला जाता है, तो बिल्कुल हम इसको निचोड़ेंगे, इसमें से जो निचोड़ से जो रस मिलेगा उस सबको हम पहुंचाएंगे। तो चलिए आखिर में हमारा क्वेश्चन है कि वाई, क्यों। तो चलिए वाई का रीजन हम देते हैं। यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन की बात अगर करें तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, सिर्फ ओनली 1 पॉइंट पे यहाँ पे कट किया है ना। तो यहाँ से एक्स की कितनी वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगा यहीं पर, जो भी आएगा। तो एक्स की एक वैल्यू, अब देखें इस ग्राफ को यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम y की वैल्यू पूछें तो लाइक दिस, यहाँ पे एक y की वैल्यू हमको मिलेगा। यहाँ पे इस पॉइंट के लिए हम इसकी y की वैल्यू एक हम y1 ले लिए, और वही चीज़ यहाँ पे भी कट कर रहा है, समझेंगे, यहाँ पे भी तो कट कर रहा है, ये यहाँ पे भी कट कर रहा है। तो यहाँ से अगर देखें तो दूसरी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, दूसरी वैल्यू कितना, y2 मिल गया। तो x हमारा कितना था, x तो एक ही था ना, x तो हमारा एक ही था, यहाँ पे x एक ही था, लेकिन x जब एक था तो इसकी 2 वैल्यू मिल रहा है, एक y1 और एक y2। मीन्स हम इसको कह दें, इस तरीके से कह दें कि हमारा x तो एक ही था। सपोज कर लें कि यहाँ पे x इक्वल टू a है, सपोज कर लें कि यहाँ से क्या है, x इक्वल टू a है। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे कितना है, a है। तो x तो एक ही था ना, x इक्वल टू a, तो इसके लिए 2 वैल्यू हमको मिला, 2 वैल्यू मिला। कौन सा सा, एक y1 मिला और एक y2 मिला। और ग्राफ से भी क्लियर है कि y1 और y2 दोनों क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे y1 और y2 क्या है, दोनों अलग अलग है। एक यहाँ पे देखें, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, दूसरा क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ से 100% कह सकते हैं कि y1 इज़ नॉट इक्वल टू y2 फॉर किसके लिए, फॉर x इक्वल टू a के लिए, कि y1 इज़ नॉट इक्वल टू y2 फॉर x इक्वल टू a। हमारा x तो एक ही था, लेकिन 2 डिफरेंट वैल्यू मिल गया, तो क्या फंक्शन होगा। फंक्शन में हम क्या बताए थे, सन और फादर का रिलेशन देखें कि एक सन है तो उसके लिए एक ही फादर एग्जिस्ट करना चाहिए, बट यहाँ पे हमारे सन तो एक हैं लेकिन 2 फादर एग्जिस्ट कर रहा है। मीन्स एक ही एलिमेंट का 2 डिफरेंट इमेज मिल रहा है, यूनिक तो मिला नहीं। एक एलिमेंट का 2 डिफरेंट इमेज मिल रहा है। यहाँ पे जब 2 डिफरेंट इमेज मिल रहा है, इसका मतलब उस केस में हम क्या बताए थे कि ये फंक्शन नहीं होता है। तो यही रीजन है कि इस केस में फंक्शन नहीं होगा। अब 100% ये बातें समझ में आ गया होगा कि वर्टिकल लाइन टेस्ट हमारा क्या कर रहा है, कि वर्टिकल लाइन टेस्ट यही कर रहा है कि अगर x की एक वैल्यू है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको एक ही y की भी वैल्यू मिले, उसके करस्पॉन्डिंग हमको सिर्फ एक वैल्यू मिले। जैसे यहाँ पे देखें, अगर हम x की सिर्फ एक वैल्यू कंसीडर किए हैं, यहाँ पे एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, सपोज कर ले कि यहाँ पे अगर x a दे देते, अगर x की वैल्यू हम a दे देते, तो यहाँ पे इस वैल्यू के लिए y की वैल्यू कितना मिलता है, एक ही मिल रहा है। यहाँ पे जो भी मिल रहा है यहाँ पे एक ही मिल रहा है, तो x की एक वैल्यू के लिए y की भी एक ही वैल्यू मिला।
तो यूनिक इमेज मिल रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या x की एक वैल्यू दे रहे हैं तो इसके दो डिफरेंट वैल्यूज मिल रहे हैं, मीन्स दो डिफरेंट इमेज मिल रहा है, तो इसलिए फंक्शन क्या होगा, नहीं होगा। तो आई होप ये वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है सभी लोग 100% समझ गए होंगे। ये दो ही डायग्राम से सभी लोग समझ जाएंगे कि व्हाट इज़ वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है, ये ग्राफ को देख करके ही बस हम बता देंगे कि ये वो फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बताने चल रहे हैं कि ग्राफ ऑफ फंक्शन, कुछ स्पेशल फंक्शन है उसके ग्राफ के बारे में लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। और इस पर अभी एक टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट तो फंक्शन पहचानने के लिए होता है कि फंक्शन है कि नहीं है। जब हॉरिजॉन्टल लाइन हम जब बताएंगे, मीन्स लाइन ड्रॉ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसकी बातें हम करेंगे, अभी नहीं, थोड़ा सा उसके लिए वेट करें। ठीक है, चलिए अब हम कुछ स्पेशल फंक्शन बताते हैं, उसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आई बात समझ में? तो चलते हैं यहाँ पे। तो ये बातें 100% सभी लोगों ने समझा होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बताया ना कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बस मज़ा लेते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक है, खूब मज़ा लीजिए और जम के पढ़ाई करना है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ग्राफ ऑफ रियल फंक्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। फर्स्ट जो टॉपिक है वो किसका है, यहाँ पे कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, आई बात समझे, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। तो हम शॉर्ट में लिखेंगे, अब फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम, देखेंगे शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पे किस तरीके से देखेंगे, समझेंगे कि अब फंक्शन किस तरीके से है, एफ फ्रॉम आर टू आर। जब रियल फंक्शन की बातें की हैं तो रियल नंबर पे डिफाइंड है कि ये फंक्शन एक कोई कांस्टेंट फंक्शन है, किस तरीके से डिफाइंड है, अब फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड। ठीक है, डिफाइंड बाय, हम एक कहिए तो लिख देते हैं, देखें यहाँ पे अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, समझेंगे, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू के या सी, एफ एक्स इक्वल टू सी, वेयर सी इज क्या, यहाँ पे कांस्टेंट, इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, इसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। अब सब बात हर जगह वैसा नहीं लिखेंगे, बस इस पे ध्यान देना है, ये फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है। अब फंक्शन फ्रॉम आर टू आर मीन्स एक रियल नंबर पे डिफाइंड है। इसको कांस्टेंट कब बोलेंगे कि जब यहाँ पे देखें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, वेयर सी इज कांस्टेंट। ठीक है, और एक यहाँ पे और लिख देते हैं कि वेयर सी इज कांस्टेंट, और मीन्स एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे, फॉर ऑल एक्स, एक्स कुछ भी हो जाए, फॉर ऑल एक्स। अगर इसको मैपिंग डायग्राम से देखा जाए तो मैपिंग डायग्राम से अगर हम देखें, समझेंगे यहाँ पे मैपिंग डायग्राम से अगर देखें तो अगर हम कह देते हैं ए भी आर है, ए भी क्या है, आर है, इस पे क्या है, एफ हमारा कोई फंक्शन डिफाइंड है। तो जितने भी एलिमेंट्स हम ले लें, सपोज कर लें कि x1, x2, x3, x4 लाइक दिस, जितने भी एलिमेंट्स हम ले लेते हैं, सबका जो इमेज सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे मिले तभी तो कांस्टेंट होगा। यहाँ पे वेयर सी इज कांस्टेंट, तो एक ही पॉइंट पे मिले तो देखें यहाँ पे, समझेंगे इस तरीके से है ना, एक पॉइंट पे हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो इस केस में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। ये तो मैपिंग डायग्राम से हो गया, यही हमारा क्या है, सी है, यही हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो जितने भी एक्स हैं इसके डोमेन में, जितने भी एक्स हैं सबके लिए मिला। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि एफ एक्स इक्वल टू सी फॉर ऑल एक्स, एफ एक्स इक्वल टू सी फॉर ऑल एक्स, जितने भी इसके डोमेन में एलिमेंट्स हैं सब एक ही जगह कन्वर्ज कर गए। तो इसको फंक्शन को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। जैसे लेंस, सभी लोगों ने लेंस में कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा होगा, कॉनकेव लेंस पढ़ा होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो लेंस में पढ़ेंगे कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें जितने भी पैरेलल लाइट होते हैं, ठीक है, जितने भी पैरेलल लाइट होते हैं, ठीक है, जो पैरेलल लाइट होते हैं क्या करता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, एक पॉइंट पे क्या करता है, ये कन्वर्ज कर देता है। इस पढ़े होंगे सभी लोग।
तो बिल्कुल फंक्शन भी ऐसे ही है कि इसके डोमेन में जितने भी पॉइंट्स हैं एक ही पॉइंट पे इसके कोडोमेन में क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। बट इसके ग्राफ की हम बातें करेंगे ना यहाँ पे, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा जरा देखा जाए। तो इसके ग्राफ की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसके ग्राफ कैसे होंगे देखेंगे, समझेंगे। सारी चीज़ों को समझना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। तो जो भी एक्स ले लो, एक्स जो भी लोग ले लो, यहाँ से यहाँ तक जो भी लेना हो, सबके लिए हमको एक ही चीज़ मिल रहा है, सी मीन्स उसकी वैल्यू। तो सपोज कर लें कि x यहाँ पे ले लिए, तभी एफ एक्स मीन्स क्या, y इक्वल टू सी मिल रहा है। ये मान लें कि y इक्वल टू सी है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, c है। x यहाँ पे भी ले रहे हैं तभी वही x यहाँ पे भी ले रहे हैं, तभी इधर भी ले रहे हैं, तभी सबके लिए सेम मिल रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा ग्राफ होगा, पैरेलल टू x एक्सिस के ग्राफ होगा। ये जो भी ग्राफ होगा यही हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये c है। जो भी होगा ये हमारा इसका ग्राफ हो जाएगा। तो यहाँ पे डोमेन की बात करते हैं और रेंज की अगर हम बात कर लेते हैं, ग्राफ को ही देख करके पता चल रहा है। अगर इसके हम डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन कितना हो जाएगा, पूरे एक्स एक्सिस सबके लिए डिफाइंड है, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी सबके लिए है। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के नंबर को क्या बोलते हैं, तो रियल नंबर बोलते हैं। और इसका रेंज कितना होगा, तब रेंज देखें, कुछ भी कर लो, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट आ रहा है तो रेंज हमारा क्या, सिंगल पॉइंट का मतलब सिंगल्टन सेट आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से सिंगल्टन, ठीक है, यहाँ से सिंगल्टन सेट मिल गया, ठीक है। यहाँ से सिंगल्टन हमको क्या मिला, सिंगल्टन सेट मिल गया। आई बात समझ। तो इसका रेंज क्या है, सिंगल्टन सेट हमको मिल गया। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सी क्या, एक ही पॉइंट मिल रहा है ना, तो एक सिंगल्टन सेट मिल गया। अब देखें, ये तो ग्राफ की बात हो गई, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट हम ग्राफ डिस्कस करते हैं। तो आई होप ये सारे ग्राफ सभी लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि ग्राफ की नीड हमको बहुत है, ठीक है, ग्राफ की नीड हमको बहुत है। चलिए, इसके बाद कांस्टेंट फंक्शन के बारे में सब कुछ डिस्कस कर दिए, जितना पॉसिबल चीज़ें थे सब बता दी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बाद कांस्टेंट फंक्शन के बाद आते हैं आइडेंटिटी फंक्शन पे कि व्हाट इज़ आइडेंटिटी फंक्शन। चलिए आइडेंटिटी फंक्शन पे आते हैं, बात करते हैं। देखें, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लें तो आइडेंटिटी फंक्शन देखेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, तो बस ऐसे अब समझते हैं शॉर्ट में कि अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स, या किसी बुक में इस तरीके से लिखा रहता है, एफ के जगह पे आई लिखा रहता है, आई एक्स इक्वल टू एक्स। लेकिन ये किस तरीके से डिफाइंड होता है, तो आई कहाँ से, आर से आर पे डिफाइंड होता है, ठीक है। इस तरीके से भी किसी बुक में देखने को मिलता है। अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर इज सेड टू बी आइडेंटिटी फंक्शन इफ क्या चीज़, एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स। यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे भी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मीन्स यहाँ पे देखें कि इसके आर में मीन्स यहाँ पे अगर हम बात कर लें, समझेंगे इस तरीके से, अगर हम मैपिंग डायग्राम से इस चीज़ों को अगर समझें तो ए आर है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, x1, x2, x3, ठीक है, x4। तो अगर इनपुट इसका हम x1 डालते हैं इसमें, इसके मशीन में मीन्स फंक्शन में इनपुट अगर x1 लेते हैं तो आउटपुट भी देखें, अगर x ले रहे हैं, देखें अगर x ले रहे हैं तो x मिल रहा है, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, x1, x2, x3, x4, हमारा यही सेम आउटपुट मिल रहा है। देखें सेम चीज़ मिल रहा है। अगर x1 इनपुट ले रहे हैं तो x1 आउटपुट भी मिल रहा है। देखें यहाँ पे अगर हम x रख रहे हैं तो x ही मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे x1, x2, x3, x4 अगर इनपुट ले रहे हैं तो उसके करेस्पॉन्डिंग भी हमको आउटपुट वही मिल रहा है,
ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। अगर हम नंबर लेकर के समझा दें यहाँ पे, अगर मान लें हम कोई नंबर ले लेते हैं, चीज़ों को समझें, R to R हम 1 2 3 4 1 2 3 4 इनपुट हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे मान लें हम आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन को अगर हम I से डिनोट करते हैं या R से डिनोट, यहाँ से F से डिनोट करते हैं, दोनों में से कोई से, तो इनपुट हमारा क्या है 1। तो जब हम यहाँ पे 1 पे I ऑपरेट करेंगे या F ऑपरेट करेंगे तो f ऑफ 1 मिलेगा, f ऑफ 1 मिलेगा। तो इस केस में भी इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 1, ठीक है। अब समझें, फिर f ऑफ 2 कितना मिलेगा, तो 2, f ऑफ 3 कितना मिलेगा, तो 3, f ऑफ 4 कितना मिलेगा, तो 4। तो ये जो फंक्शंस हैं, ये जो मैपिंग डायग्राम है वो किसका है, आइडेंटिटी फंक्शन का। अगर इसके ग्राफ की बात करें, इस पे ग्राफ प्लॉट कर लें, तो देखिए कुछ ग्राफ हमारा इस तरीके से मिलेगा, x एक्सिस, y एक्सिस एंड ओरिजिन। देखें यहाँ पे इसका ग्राफ हमको इस तरीके से मिलने वाला है, इस तरीके से इसका ग्राफ मिलेगा। अब समझेंगे, ग्राफ से सारी बातों को हम रीड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस ग्राफ को उधर बताते हैं तो इस जगह की प्रॉब्लम हो जाएगी, चाहे यहीं पे हम सारी बातों को रीड कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए यहीं पे रीड करते हैं, थोड़ा सा ग्राफ छोटा कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हम बोलें कि ये इसका ग्राफ हो जाएगा, ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू एक्स का, y इक्वल टू एक्स, वाई मीन्स क्या, अरे भैया एफ एक्स इक्वल टू वाई, ये ग्राफ हो गया। अब देखें पूरे रियल लाइन पे जो भी रखना हो, 1 2 3, अगर यहाँ पे 1 रखें तो इसके करस्पॉन्डिंग ये मिलेगा, 2 रखें तो ये मिलेगा, 3 रखें, मीन्स ऐसे हम समझा दें, एक रफ डायग्राम पहले समझा देते हैं। मान लें कि यही हमको मिल रहा है, इस पर मान लें हम x1 रखें, x2 रखें, x3 रखें, तो देखें यहाँ पे इसकी वैल्यू ये मिला, इसकी वैल्यू यह मिल रहा है, इसकी वैल्यू यह मिल रहा है, ठीक है। फिर अगर इधर चेक करें तो ये मिल रहा है, फिर इधर रहे तो ये मिल रहा है, इधर रहे तो ये मिल रहा है, देखें ना, ये सब वैल्यू है इसकी, है ना। तो इसको हम आइडेंटिटी, यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन मिलते हैं, जो हम इनपुट डालें आउटपुट वही मिल गया, जो इनपुट डालें आउटपुट वही मिल गया, तो आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। अब इसके डोमेन और रेंज की अगर हम बात कर लें तो देखें, पूरे डोमेन और रेंज की हम बात करें तो ये तो -∞ से +∞ पूरे पे डिफाइंड है। तो अगर मान लें यहाँ से +∞ की बात करें, मान लें यहीं पे +∞ की बात ऐसे बात करते थे, तो यहाँ पे देखिए पूरे y एक्सिस को ये सेट कर दे रहा है, पूरे y एक्सिस को देखें, इधर भी तो इधर भी, इधर भी तो इधर भी, पूरा y एक्सिस आ जा रहा है। और नीचे भी देखें, नीचे की वजह से पूरा y एक्सिस से पूरा आ जा रहा है। तो y एक्सिस बिलो में कितना, -∞, और ऊपर में कितना है, इन्फिनिटी है। तो इस केस में अगर हम डोमेन और रेंज की अगर बात करते हैं तो ग्राफ देख करके हम बता सकते हैं इसका डोमेन कितना होगा, तो R होगा, और रेंज भी कितना होगा यहाँ पे, तो रेंज भी कितना होगा, तो R ही होगा। ग्राफ से ही देख सकते हैं, -∞ से +∞। रेंज का मतलब क्या, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जो भी हम इनपुट ले रहे हैं उसका आउटपुट। तो आउटपुट भी कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, -∞ से +∞ तक अकॉर्डिंग टू ग्राफ। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ भी देखें और डोमेन रेंज भी वहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। तो आई होप ये ग्राफ सबको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए एक हम इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। देखें मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखेंगे मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से होता है, जरा समझें। f फ्रॉम R to R defined by fx equal to mod x, fx equal to mod x for all x belongs to R। तो मॉड को पहले, जब भी मॉड की हम बात करते हैं तो इसको तोड़ा जाए, समझेंगे इस तरीके से, mod x
यहीं से पूरी कहानी अब हो रही, जरा समझेंगे। मॉड एक्स, ये मॉड एक्स जब मॉड में लिखे हैं, जब मॉड से इसको बाहर करेंगे तो इसके दो कंडीशन मिलेंगे। इसकी वैल्यू x मीन्स प्लस एक्स होगा, कब? जब इफ़ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाए। यहाँ से इसकी वैल्यू माइनस एक्स होगा, कब? इफ़ x इज लेस देन 0 हो जाए। तो मॉडुलस की ये प्रॉपर्टी है, जानना है कि f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई fx इक्वल टू मॉड x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, वेयर मॉड x को तोड़ेंगे। अगर मॉड x इस तरीके से लिखा गया तो इसकी दो वैल्यू हम लेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक है। और ये भी सबको पता है कि अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो हम ये जो प्लस माइनस एक्स लिख देते हैं, आखिर में आया कहाँ से? अगर प्लस माइनस एक्स को हटा दें तो इसके जगह पे हम क्या लिख देते हैं? मॉड एक्स लिखते हैं। इसके जगह पे क्या लिखते हैं? मॉड एक्स लिखते हैं। आई बात समझ में? वही चीज़ यहाँ पे है, लिखे हुए हैं। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो चलिए इसके ग्राफ पे हम बात करते हैं, देखेंगे इसका ग्राफ कैसा दिखने में लगता है। तो देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। देखें fx मीन्स क्या? y, fx मीन्स y। तो पहले केस में अगर x की वैल्यू हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं, देखें ये 0 से हम x इधर की तरफ चलें, मीन्स ये रीजन हमारा क्या है? ग्रेटर देन रीजन है, इधर ग्रेटर देन 0 का रीजन x का पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो इस केस में अगर ले रहे हैं तो fx इक्वल टू क्या लिखेंगे? x मीन्स y इक्वल टू x। और अभी आइडेंटिटी फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे कि ये कहाँ से लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, कहाँ से पास करेगा? तो ओरिजिन से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा? तो ओरिजिन से। इसके नीचे वाले ग्राफ को हम नहीं बनाएंगे, मीन्स अगर हम ऐसे कर सकते थे, ऐसे बना सकते थे, लेकिन नीचे वाले हमने नहीं बनाया। तो क्वेश्चन उठता है वाई, क्यों? रीजन वाला हम नीचे वाला क्यों नहीं बनाया? अभी हम बताते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम x का नेगेटिव डायरेक्शन ले लेते हैं, मीन्स यहाँ पे x लेस देन 0, अगर इधर आ जाते हैं, इधर के तरफ आते हैं, तो ये हमारा रीजन जानते हैं कि लेस देन 0 का है। तो इस केस में y इक्वल टू कितना है? माइनस एक्स है, माइनस एक्स है। सभी लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा। इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर c 0 हो जाए तो y इक्वल टू सभी लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि एम एक्स। तो जब c 0 कब होता है? कि जब स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास करे? ओरिजिन से। तो बिल्कुल वैसे ही है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के है। यहाँ पे m क्या होता है? स्लोप होता है या ग्रेडियंट होता है। स्लोप के दो केस आते हैं, अगर ये पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? नेगेटिव होगा तो क्या होगा? तो पॉजिटिव होगा तो 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये पॉजिटिव की वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। और अगर कहने की ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? तो 45 डिग्री बना रहा है। क्यों? क्योंकि क्या था? y इक्वल टू एक्स था। तो यहाँ पे m इक्वल टू कितना आ रहा है? 1। 1 का मतलब कितना हो गया? 10 45 डिग्री। यहाँ पे 45 डिग्री आ रहा है। यहाँ पे इसकी बात कर लें तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स। अगर ये कह दें कि ये x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बनाएगा, तो जरा चेक कर लेंगे कि ये बनाएगा 135 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे इस केस में देखें m कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, m -1 हो जाएगा। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में स्लोप कितना? पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस कितना? पाई बाई 4, ठीक है। तो 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 का मतलब चेक कर सकते हैं 135 डिग्री होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 135 डिग्री होगा। चलिए, तो यहाँ पे ये तो बातें समझ में आ गई होंगी। अब जरा देखें, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि नीचे जो हम पूरी स्ट्रेट लाइन के बारे में बात किए कि जो ओरिजिन से पास करेगा, तो लाइक दिस, ये हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है। लेकिन इसका नेगेटिव पार्ट में यहाँ पे y के नेगेटिव डायरेक्शन में हमने कर्व को रखा ही नहीं, सिर्फ y का पॉजिटिव डायरेक्शन लिए हैं। देखें ये y का सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन है, y के क्या है? नेगेटिव है। तो इधर तो नेगेटिव में, बट इधर नेगेटिव में हम दोनों पोर्शन में नहीं रखेंगे। y जानते हैं क्यों? क्योंकि मॉडुलस क्वांटिटी ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। देखें मॉडुलस में ना ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यही वजह है कि इसका नेगेटिव डायरेक्शन में कोई कर्व नहीं जाएगा, y के नेगेटिव डायरेक्शन में कोई कर्व नहीं जाएगा।
देखें तो x की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर ले रहे हैं, इस साइड में चल रहे हैं, तो हमारा कर्व ऐसे जा रहा है, देखेंगे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, देखें ना। तो कोई भी पॉइंट ले लेंगे, कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो हमको लाइक दिस इस तरीके से मिलेगा। अगर x के नेगेटिव डायरेक्शन में आते हैं, इधर आते हैं, तो देखें यहाँ से भी देखें कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर x नेगेटिव ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू भी क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। यहाँ पे समझा देते हैं इसको मिटा करके, देखें क्योंकि ग्राफ बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं, उसको समझना भी है, क्योंकि बताया ना कि ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चंस सिंपल हो जाते हैं। देखें यहाँ से अगर हम इस तरीके से बना लिए, तो x यहाँ पे ले लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू, x यहाँ पे ले लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू। तो देखें x यहाँ पे मान लेते हैं कि x यहाँ पे 1 ले लिए, 2 ले लिए, यहाँ पे 3 ले लिए, लाइक दिस इस तरीके से। तो जो भी हमको मिल रहा है, ठीक है, ये भी 1 2 3 जो भी मिल रहा है। अगर हम इस तरीके से अगर इधर आ जाते हैं -1 -2 -3, अगर इस डायग्राम ऐसे बनाते हैं, देखें -1 पे अगर चलेंगे तो भी यही, ठीक है, -2 पे चल रहे हैं तो भी यही, -3 पे चल रहे हैं तो भी यही मिल रहा है ना। तो एक ग्राफ जरा देखें, ग्राफ को रीड करना बता रहे हैं कि यहाँ पे देखें 1 पे भी चले तो भी 1, -1 पे भी चल रहे हैं तो भी 1, 2 पे चल रहे हैं तो 2, -2 पे चल रहे हैं तो भी 2, 3 पे चल रहे हैं तो 3, -3 पे चल रहे हैं तो भी 3 ही मिल रहा है, ठीक है। तो क्या मिल रहा है कि x तो हमारा पूरा -∞ से +∞ की तरफ जा रहा है, लेकिन y कहाँ जा रहा है? y तो सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, 0 से 0 है ओरिजिन है, 0 से सिर्फ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था, नेगेटिव डायरेक्शन में आ ही नहीं रहा है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि इसकी अगर डोमेन की हम बात करते हैं तो डोमेन तो हमारा पूरा रियल नंबर है, ग्राफ से देख सकते हैं। लेकिन अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? सिर्फ r+ आएगा। सिर्फ हमारा रेंज कितना होगा? r+ का मतलब कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक आएगा। देख रहे हैं ना, 0 से लेकर के कहाँ तक आएगा? इन्फिनिटी तक आएगा। आई बात समझ में? r+ आ रहा है, ग्राफ से भी रीड कर लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखें ग्राफ से भी एक चीज़ और बता दे रहे हैं फंक्शन के बारे में कि -1 और 1 दो डिफरेंट है, दो डिफरेंट एलिमेंट है x का, लेकिन दोनों के लिए सेम वैल्यू मिल रहा है। देखें ना, 1 ही मिल रहा है, तो दोनों के लिए सेम वैल्यू 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है? सन अलग, दो सन है, इसके एक ही फादर एग्जिस्ट कर रहे हैं, रियल लाइफ में पॉसिबल है, इसलिए फंक्शन होगा। तो इस ग्राफ से बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर लिए। इसके डोमेन रेंज भी दिखा दिए कि इसका डोमेन रेंज कितना होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग मॉडुलस के बाद आते हैं यहाँ पे, देखिए मॉडुलस के बाद आते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी दिखा देते हैं कि एक ग्राफ तो हम लिख दिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है मॉडुलस की, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और इसके प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी जानते रहेंगे तो बहुत ही फ़ायदा है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। ये तो ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन हो गया। तो ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी भी पढ़ लेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ से, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ठीक है। क्या प्रॉपर्टीज है? सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 की हम बातें करें, अगर लिखा गया हो कि x² इज लेस देन a², ठीक है, तो इसका मीनिंग है कि mod x इज लेस देन आर इक्वल टू a, ठीक है। अगर x² इज लेस देन a² लिखा गया हो तो इसका मतलब है कि क्या? mod x इज लेस देन a। और जब mod x इज लेस देन a दे देता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज वेरीज फ्रॉम -a टू a, ठीक है, -a टू a हो जाएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अगर जानने की इच्छा हो कि ये कैसे आ गया तो बहुत सिंपल सा है। देखें, एक हम बस बताएंगे, mod x इज लेस देन a का मतलब mod की दो वैल्यू, एक बार पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो एक लाइक दिस इस तरीके से बनेगा और एक नेगेटिव तो इस तरीके से बनेगा।
तो यहाँ से ये क्या शो कर रहा है कि x, ये क्या शो कर, अगर यहाँ पे a रखें तो इस तरीके से बनेगा, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। x निगेटिव नहीं होना चाहिए तो इसको पॉजिटिव बनाएं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा। तो ये क्या शो कर रहा है कि अगर यहाँ पे माइनस ए रखें तो हम इधर के तरफ जाएंगे। सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस किए, तो दोनों का कॉमन पार्ट्स देख लेते हैं, या ऐसे देख लेते हैं, यहाँ पे यही देख लेंगे। यहाँ पे x लिख देते, x की वैल्यू क्या है, a से कम है, और यहाँ पे क्या है माइनस a से क्या है ज़्यादा है। ये भी हम कर सकते हैं, दोनों को कंबाइन करके। बन गया कि नहीं, वही चीज़ ना आया? ठीक, चलिए प्रॉपर्टी तो ये कर दिए। अगर यहाँ से इक्वल साइन हटा देते, समझेंगे, अगर यहाँ से इक्वल साइन हम हटा देते तो क्या दिक्कत है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन ओनली हो जाएगा। तो इस केस में क्या लिखेंगे कि मॉड एक्स इज लेस देन ए, या इम्प्लाइज कितना मिल जाएगा, एक्स इज वेरीज फ्रॉम माइनस ए टू ए मिल जाता है इस केस में। ठीक है, ये सब जानना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, इसी तरीके से ये तो अभी तक दो केस लेस पे लेके चले। थर्ड अगर हम लिख देते कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए। तो इस केस में हमको क्या मिलता, ठीक है, तो इस केस में क्या मिलता, तो देखें इस केस में हमको मिल जाता कि एक्स इज लेस देन माइनस ए, या x इज ग्रेटर देन ए मिलता। दो चीज़ मिलता इस केस में, मॉड x इज लेस देन आर इक्वल टू ए लिखते तो हमको ये दो चीज़ मिल जाता। अगर दोनों को हम कंबाइन कर दें, इन दोनों को, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू कितना इन्फिनिटी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। अब क्वेश्चन अराइज होता है, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कैसे आ गया। ये सारी चीज़ें तो जैसे हम पहले बताए हैं वैसे ही। अगर इसको भी समझाएं तो यहाँ से अगर लिखना मॉड को अलग करें तो यहाँ से दो केस बनाएंगे। मॉड एक्स इज ग्रेटर देन की बात अगर कर दें तो यहाँ से दो केस, ए माइनस एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, या तो लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ से माइनस तो होना नहीं चाहिए, प्लस कर देंगे, इनइक्वलिटी चेंज कर देंगे तो ये लाइक दिस, और ये वही आया कि नहीं आया। देखें x इज लेस देन माइनस ए, या x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमको मिला। ठीक है, चीज़ों को समझना, यहाँ पे इक्वल टू सिंबल है ना, तो इस तरीके से लिखेंगे। इसी तरीके से समझें, अगर इसी तरीके से अगर इक्वल टू यहाँ पे नहीं रहता, फोर्थ पॉइंट की अगर बात कर लें कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओनली ए स्क्वायर रहता, तो इस केस में हम क्या लिखते, तो मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए, या इसका मीनिंग क्या हो जाता यहाँ से कि एक्स इज लेस देन माइनस ए, और एक्स इज ग्रेटर देन ए लिख देते। तो यहाँ से बेसिकली अगर कहे तो चार प्रॉपर्टी बस देखने को है, बट ये चार प्रॉपर्टी है नहीं। ये देखें, ये तो दोनों एक ही चीज़ है और ये दोनों एक चीज़ है, बस सिंबल का इनइक्वलिटीज का अंतर है और कुछ भी नहीं है। चलिए एक आध प्रॉपर्टी और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो बाद में दिक्कत होने लगता है। बाकी मॉडुलस का तो डोमेन रेंज तो लिख ही दिए। चलिए यहाँ पे हम कुछ और देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इतना डिटेल सब कुछ हम बता दे रहे हैं, सोचेंगे। इसके बाद देखें यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी कि अगर ऐसे लिखा रहा है कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज वेरीज फ्रॉम, एक्स स्क्वायर इज वेरीज फ्रॉम, देखें ए स्क्वायर इधर बी स्क्वायर, इस तरीके से लिखा गया हो, तो हमको क्या जानना चाहिए। इसका मतलब है, इसका मीनिंग क्या है कि इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर की जगह मॉड लगा दें और लाइक दिस, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये बी है। ठीक है, अगर यहाँ से मॉड हटा दें, ठीक है, मॉड अगर हटाएं तो क्या मिलेगा, तो इस केस से अगर हम लिखना चाहते हैं तो मॉड अगर हटा दें तो माइनस बी टू माइनस ए, ठीक है, यूनियन इधर कितना हो जाएगा, बी टू ए हो जाएगा। ठीक है, बी टू ए नहीं, सॉरी, ए टू बी हो जाएगा, ए टू बी हो जाएगा।
अगर ये जानना हो कि ये कैसे आ गया, बहुत सिंपल सा रास्ता भैया, बहुत सिंपल सा रास्ता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है मॉड x और इधर a और इधर क्या लिखा गया है b, इसको अलग कर लो। मॉड x, ये देखें लाइक दिस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम यही लिख सकते हैं कि मॉड x इज ग्रेटर देन, मॉड x देखें इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a। तो ऐसे क्या मिलेगा, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो हमको यही मिलेगा कि x बिलोंग्स टू देखें माइनस इन्फिनिटी कामा माइनस a यूनियन कितना a टू इन्फिनिटी। सोचेंगे कि कहाँ से लिख दी, तो क्या लिखे हैं यहाँ पे देखें ना, यही ना है। ज़रा इसको सॉल्व करें, इसको अलग कर दें, फिर इसको मॉड x इज लेस देन b। तो इस केस में हमको क्या मिलेगा, अगर इसको देखें तो पहले वाले का हेल्प ले लिया जाए तो x बिलोंग्स टू माइनस बी टू बी मिलेगा। देखें x इज वेरीज फ्रॉम माइनस ए टू ए है या फिर माइनस बी टू बी है। जरा दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं, समझें। यहाँ पे a और b इस तरीके से लिखा गया है, तो यहाँ पे अगर हम रख दें माइनस बी माइनस ए, इधर क्या लिख दें a और b लिख दें, तो क्या शो कर रहा है यहाँ पे, a क्या शो कर रहा है, इधर चलेंगे, ये शो कर रहा है हम इधर चलेंगे, ठीक है। और ये लाइन क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि माइनस बी से बी तक चलेंगे, माइनस बी से बी। देखें इसको रेड लाइन से बना दे रहे हैं। चलिए माइनस बी से बी, चलिए हम इस यहीं पे बना दे रहे हैं माइनस बी से बी तक। तो जरा कॉमन पोर्शन देखेंगे, कॉमन पोर्शन में क्या आ रहा है, दोनों का कंबाइन करना है ना, तो देखिए एक कॉमन पोर्शन आ गया, इधर भी एक कॉमन आ गया, इतना है ना, ये देखिए ये सब कॉमन आ गया। तो कॉमन कहाँ से कहाँ तक आया, इसीलिए सारी चीज़ें इनइक्वलिटी में डिटेल बताएं। कॉमन कहाँ से कहाँ तक आ गया, माइनस बी से माइनस ए, इन है माइनस बी से माइनस ए, ये कॉमन है नहीं तो यूनियन ए टू बी, तो माइनस बी माइनस ए यूनियन ए टू बी, यही आया कि नहीं आया। 100% ये बात समझ में आ गया होगा इस इनइक्वलिटी से। अगर हम यही इक्वलिटी यहाँ से हटा देते तो कुछ करते नहीं, बस ये जो क्लोज्ड ब्रैकेट है इसी को क्या कर देते, ओपन कर देते, और कुछ नहीं करते, ठीक है। अब देखें तो ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सा था, 5th था। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे इक्वल टू वाला नहीं हटा रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप समझ सकते हो कि अगर इक्वलिटी हटा देते तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट हो जाता। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। बस चीज़ों को याद नहीं करना है, चीज़ों को क्या करना है, समझना है, क्योंकि एक बार समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर हम कह दें कि चलो इसको लिख ही देते हैं, जब सब लिख रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर इज वेरीज फ्रॉम ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर, तो कितना होगा, मॉड में लिख दें तो ऐसे, तो ए टू बी, ठीक है। तो इस केस में x बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू, कितना मिल जाता, b मिल जाता। अभी सारी चीज़ों को मैं आप क्या किए हैं, समझा दिए हैं। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इस पर कुछ करना नहीं है। मॉड ऑफ x प्लस माइनस वाई है, तो इसको लिख सकते हैं कि मॉड x प्लस मॉड y, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसको इस तरीके से नहीं लिखना चाहते हैं, एक तरीका और भी है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई। अगर इस तरीके से हो, अगर ग्रेटर देन में लिखते हैं तो मॉड x, ठीक है, मॉड x प्लस माइनस मॉड y का होल मॉड, ऐसे भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर प्लस माइनस हम कर देते हैं तो देखें, तो इस तरीके से हम लोग बहुत यहाँ पे जो प्रॉपर्टी देखे यहाँ पे मॉड ऑफ x प्लस माइनस अगर y है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या अगर इनइक्वलिटी चेंज करके लिखना चाहते हैं, अगर एक ग्रेटर कर देते हैं तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखें ना। तो यहाँ से भी बहुत सिंपल सी बातें यहाँ पे हम लोग डिस्कशन किए, ये मॉड की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो आई होप ये प्रॉपर्टीज़ हमको सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ हमको डिस्कस करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है
जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी तक हम लोग कितने ग्राफ डिस्कस किए? 3 ग्राफ पे हम लोग वर्क किए, कांस्टेंट पे, आइडेंटिटी पे एंड मॉडुलस पे। नेक्स्ट ग्राफ हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, बस समझना है और मेरे साथ बने रहिए, एंजॉय भी करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ क्या होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम डिस्कस करने चल रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का और भी नाम होता है फ्लोर फंक्शन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से फ्लोर फंक्शन एक और नाम होता है, फ्लोर फंक्शन और स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। स्टेप फंक्शन भी क्या करते हैं, इसको हम लोग जानते हैं, इतने नामों से जानते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्लोर फंक्शन और स्टेप फंक्शन, ठीक है। ये होता क्या है? तो एक घुट पानी पी लेते हैं, तब तक बने रहिए, लिखिए फटाफट। तो देखें यहाँ पे हम स्टेप फंक्शन की बातें कर रहे हैं या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बातें कर रहे हैं। तो किस तरीके से होता है तो समझें कि यहाँ पे f फ्रॉम r टू r, ठीक है, डिफाइंड बाय किस तरीके से डिफाइंड होता है जरा समझेंगे कि fx इक्वल टू लाइक दिस। ये जो सिंबल इसमें क्लोज्ड ब्रैकेट जैसे बन रहा है, किसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए हम क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये तो हो गया यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। अब इसके डोमेन और रेंज की बातें हम बिल्कुल करेंगे कि डोमेन और रेंज कितना होता है, बट डोमेन और रेंज से पहले जरा देखेंगे कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो लिखा गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये कब कितना होता है, ठीक है। तो जरा देख लें कि अगर हम यहाँ पे चलिए लिख भी देते हैं, इसका डोमेन और रेंज लिख देते हैं, फिर इस पर बातें करते हैं। इसका डोमेन तो r होगा, ठीक है, और रेंज क्या होगा? रेंज यहाँ पे i का मतलब इंटीजर, यहाँ पे रेंज का मतलब यहाँ पे क्या लिख देते हैं? IRZ मीन्स क्या? एक इंटीजर है यहाँ पे, इसका IRZ, भाई I से रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे चाहे IRZ, ठीक है। अब देखें, अब बातों को क्या करना है, हम लोग को समझना है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करना है यहाँ पे समझना है। क्या समझना है? पहली बातें देख लें यहाँ पे कि f देखेंगे, if x is a real number and n is any integer then, समझेंगे, देन बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू n होगा, n होगा, कब होगा? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n से लेकर के कहाँ तक? n+1 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही अच्छे तरीके से सबको समझना है, ऐसे समझें। ये हमारा n का है, यहाँ पे n क्या है? कोई इंटीजर है। देखें n के बारे में ज़रूर समझें, यहाँ पे n क्या है? एक इंटीजर है, समझे ना, एक इंटीजर है। और x क्या है? तो कोई रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है। तो इस रियल नंबर की वैल्यू हमारा n होता है, जो भी रियल नंबर ले लें उसकी वैल्यू कितनी होगी?
जो हम इनपुट यहाँ पे क्या डालना है, रियल नंबर डालना है, लेकिन आउटपुट क्या मिल रहा है हमको, एक इंटीजर मिला। देखें मशीन में तो हमने रियल नंबर को डाला, लेकिन आउटपुट क्या मिला, इंटीजर मिला। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा समझें कि अगर हम यहाँ पे एक दो इंटीजर कंसीडर कर ले, यहाँ पे एक n ले रहे हैं तो यहाँ पे कितना होगा, n+1 होगा। अब यहाँ पे हम x का वेरिएशन ले रहे हैं, x का वेरिएशन यहाँ से यहाँ तक हम ले रहे हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर x का वेरिएशन n और n+1 के बीच में, दो इंटीजर के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स होंगे, क्योंकि बहुत सारे रियल नंबर्स होंगे, तो दो इंटीजर के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स, उसमें से हम एक रियल अगर नंबर कंसीडर कर लें तो कह रहा है कि उसकी वैल्यू n और n+1 में n होगा, n+1 नहीं होगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि कुछ भी रहे, ठीक है, जो भी आए सब पे एक ही आएगा। यहाँ पे कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, कुछ भी रहे यहाँ पे, ठीक है, सबके लिए क्या होगा, एक ही हमको मिलेगा, n मिलेगा। यहाँ पे हम n की, x की वैल्यू हम कुछ भी ले लें, दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर के बीच में, देखें दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर के बीच में हम कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं, कोई भी रियल नंबर अगर हम ले लेते हैं तो उसकी वैल्यू n मिलेगा, n+1 नहीं मिलेगा। n और n+1 में लिस्ट क्या है हमारा, n हमारा यहाँ पे क्या है, लिस्ट है। देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, n हमारा, n नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंट किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, n और n+1 में n हमारा क्या होगा, यहाँ पे लिस्ट होगा। क्या होगा, लिस्ट। अब इसको ज़रा समझें, यहाँ पे देखेंगे चीज़ों को क्या करना है, समझना है। हमें यहाँ पे एक नंबर लाइन पे दो इंटीजर हम लिख रहे हैं, एक हम लिख दे रहे हैं 2 और एक लिख दे रहे हैं 3, दो इंटीजर हम लिखे यहाँ पे, और इसके बीच में बहुत सारे रियल नंबर हम ले रहे हैं, बहुत सारे रियल नंबर यहाँ पे ले रहे हैं। मान लें इसके बीच में एक रियल नंबर हम ले रहे हैं 2.5, इसके बीच में ले रहे हैं 2.7, इसके बीच में इसे जस्ट पहले हम कह दे रहे हैं 2.99, ठीक है, इसके बिल्कुल क्लोज कर दे रहे हैं 2.1, है ना। तो इतने सारे रियल नंबर्स हम लिए यहाँ पे, इतने सारे रियल नंबर्स हम लिए, चीज़ों को बस समझे, इतने सारे रियल नंबर्स हम लिए। लेकिन ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर 2.5 लिख दें और 2.5 का GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताना है कि 2.5 हम इनपुट क्या डालें, 2.5 डाल रहे हैं, तो आउटपुट क्या मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हम n और n+1 के बीच में कोई भी रियल नंबर लिख रहे हैं तो हमेशा लिस्ट n पे ही आ रहा है, देख रहे हैं n ही मिल रहा है, n+1 नहीं मिल रहा है। तो 2 और 3 में कोई भी रियल नंबर इसके बीच में अगर हम ले रहे हैं, देखें कोई भी रियल नंबर इसके बीच में हम ले रहे हैं तो क्या देखने को मिल रहा है कि सब किस पे आ रहा है, सब के सब किस पे मिल रहे हैं, यहाँ पे जितने भी रियल नंबर हैं तो सब के लिए एक ही इंटीजर मिल रहा है 2, 3 भी नहीं मिला, कौन सा मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 और 3 में छोटा कौन सा है, 2 मिल रहा है, ठीक है। तो इस केस में कितना मिला हमको, 2 मिला। अगर हम यहाँ पे 2.1 भी ले रहे हैं, देखें तभी भी 2 ही मिल रहा है, यहाँ पे 2.99 ले रहे हैं तभी भी हमको कितना मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। इसका क्या कंक्लूजन हुआ कि अगर दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर ले लेते हैं, उस पे GIF अगर डिफाइन करना, उसके बीच में कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं तो दोनों कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर में जो स्मॉलेस्ट होगा, जो लिस्ट होगा, वही इसकी वैल्यू हो जाएगी, वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो n और n+1 में लिस्ट क्या है, n है, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, n हो गई, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। आई बात समझ में। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। तो देखा जाए, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे हम -1 ले लिए और यहाँ पे क्या ले लिए, 0 ले लिए, ठीक है, -1 ले लिए और यहाँ पे क्या ले लिए, 0 ले लिए, इसके बीच में कितने रियल नंबर्स हो जाएंगे, बहुत सारे रियल नंबर्स होंगे। -1 और 0 के बीच में दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर हम कंसीडर किए हैं, इसके बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स हो जाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे लिखना हो, यहाँ पे लिखना हो तो
ये कितना हो जाएगा, -0.5 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर यहाँ पे लिखना हो तो -0.7 हो जाएगा, इधर लिखना हो तो -0.9, बहुत सारे रियल नंबर्स हो जाएंगे। लेकिन कुछ भी अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं, कुछ भी लिख दें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना भी रियल हम नंबर लिख दें, लेकिन इस डेफिनीशन के अकॉर्डिंग हमको क्या मिल रहा है, सबके लिए एक ही वैल्यू मिलेगा, सबके लिए कितना, वो भी कौन मिल रहा है, जो भी यहाँ पे लिख दें। तो -1 और 0 में छोटा कौन सा है, -1 है, तो -1 तो मिल रहा है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे हम कुछ भी लिख दें, -0.5 लिख दें, -0.2 लिख दें, ठीक है, या -0. कितना लिख दें, 9 लिख दें। तो हर केस में देख रहे हैं कि -1 और 0 के बीच में सारे रियल नंबर्स हैं, -1 और 0 के बीच में सारे रियल नंबर्स, दोनों कॉन्सिक्यूटिव के बीच में सारे रियल नंबर्स लाई कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, एक इंटीजर ही मिलेगी, वो भी कौन सा इंटीजर, कि जो दोनों कॉन्सिक्यूटिव के बीच में जो लिस्ट हो, दोनों कॉन्सिक्यूटिव में जो लिस्ट हो, तो लिस्ट हमारा क्या है, -1 है। तो इसके लिए भी -1 मिलेगा, इसके लिए भी -1 मिलेगा, इसके लिए भी -1 ही मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये मेन चीज़ें है, इसको जो बॉक्स में बंद किए इसको समझना है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लेकर के इसको समझा सकते हैं। अब रही बात इसके ग्राफ की, ठीक है, इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, अगर इसका ग्राफ प्लॉट कर दे इस कॉन्सेप्ट से तो ग्राफ कैसा मिलने वाला है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखें, इसी तरीके से कोई भी एग्जाम्पल लेकर के सभी लोग कर सकते हैं। बस इतना ध्यान देना कि 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर के बीच बहुत सारे रियल नंबर्स मिलेंगे और उस रियल नंबर के लिए जो वैल्यू होगी, दोनों कॉन्सिक्यूटिव में जो लिस्ट होगा वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे यहाँ पे भी देखे, यहाँ पे भी देखे, है ना। तो 100% सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर हम डायरेक्ट पूछें, अब अगर हम डायरेक्ट पूछ दें कि यहाँ पे देखें -2.5 है, -2.5 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो सोचेंगे -2.5 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए, अरे ये तो वो है, इधर -3 इधर -2 है, तो -2.5 हमारे इसमें लाइक कर रहा है। -2.5 किसके किसके बीच में आ रहा है, -2 और -3 और -2 के बीच में -2.5 आ रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। क्या सोचेंगे कि -2.5 किसके किसके बीच में आ रहा है, -3 और -2 के बीच में आ रहा है, दो इंटीजर के बीच में आ रहा है। तो -2 और -3 और -2 में लिस्ट कौन सा है, तो -3 हमारा लिस्ट है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। एक एग्जांपल और यहाँ पे बता दें कि अगर कह दें कि यहाँ पे 1.2531 इतना लिख दें और कह दें कि इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए, यहाँ पे इधर 1 लिख दे, इधर कितना लिख दे, 2 लिख दे, दो कॉन्सिक्यूटिव लिख दिए इंटीजर 1 और 2, तो 1 और 2 के ही बीच में तो कहीं होगा, ये 1.25 जो भी आ रहा है तो 1 और 2 के बीच में होगा, तो इसमें से लिस्ट कौन सा है, तो 1 हमारा लिस्ट है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बस जो भी दिया रहे तो तुरंत उसमें जो भी रियल नंबर लिखा है तो उसमें तुरंत हमको लिस्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है, लिस्ट ढूंढना है हमको, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे। अगर मान लें हम यही क्वेश्चन ऐसे लिख देते कि सिर्फ 5 लिख देते, तो इसकी वैल्यू सिर्फ 5 हो जाता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब नोट में अगर हम लिख दें, नोट में अगर लिख दें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर n है तो इसकी वैल्यू सिर्फ क्या हो जाएगी, n होगी। या ऐसे लिख दें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर x है तो इसकी वैल्यू x हो जाएगी, कब, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i मीन्स इंटीजर। अगर x इंटीजर से लिया जा रहा है तो उसका GIF भी क्या होगा, वही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, जो भी हम लेंगे वही मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो भी लेंगे।
अगर -5 ले तो -5, -6 ले तो -6, -1 ले, जो भी लेंगे वही मिलेगा। कब? जब x i से ले रहे हैं तब। लेकिन अगर x रियल से ले रहे हैं, देखें यहाँ पे x लिखे है कि x हम कहाँ से ले रहे हैं, रियल से ले रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर x रियल नंबर से ले रहे हैं, स्पेशली जो हमारा जो इंटीजर्स नहीं है, तो उस केस में हम यहाँ पे हम ये लिखे हैं, ठीक है। इस केस में x देखें n और n+1 के बीच में न है, n और n+1 के बीच में है, ठीक है। तो n और n+1 के बीच में होने के नाते यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी मिल जा रही है, n मिल जा रही है। यहाँ पे हम लिख दिए इसीलिए कि x हमारा क्या है, एक रियल नंबर है, देख रहे हैं ना, रियल नंबर है। लेकिन x जब है इंटीजर हो जाएगा तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। x अगर इंटीजर है तो वही वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट 100% सबको समझ में, GIF का जो कॉन्सेप्ट है ये 100% सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके ग्राफ की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ग्राफ की बातें तो नहीं कर रहे हैं, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में इसके ग्राफ की बातें हम कर लेंगे, ठीक है। या तो अगर टाइम हो तो हम इसी वीडियो में ग्राफ की बातें कर लेते हैं। ज़रा देख लेते हैं टाइम कितना हो गया है, फिर हम बताते हैं, ठीक है। क्योंकि आज ही अगर ग्राफ की बातें कर लेंगे तो हमारे लिए बेहतर ही होगा। तो ग्राफ की बातें तो इस वीडियो में हम नहीं कर सकते क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। कोई बात नहीं है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ग्राफ की बातें कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और स्पेशली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो फिर मिलते हैं, सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।